आप लोग जो है मंडे को 4 बजे को जो क्लास हुआ था उस क्लास में जो है मैं आप लोगों को 10 प्रश्न दिया था, लेकिन उसका उत्तर हमने नहीं दिया था। तो उसका उत्तर पहले बता देता हूं। तो एक तो इसका उत्तर जो है वो देखा जाए तो टेलीग्राम पे हम लोग डाल देंगे, आप लोग टेलीग्राम से भी देख सकते हैं। तो इसका उत्तर टेलीग्राम पे भी आप लोग देख सकते हैं। वैसे मैं लिख भी देता हूं, क्योंकि 10 ही प्रश्न है तो लिख देता हूं। ये जो 10 प्रश्न था, और थोड़ा सा डिस्कशन भी कर देता हूं कि क्यों प्रश्न, कहां पर कौन सा आंसर क्यों है। पहला जो प्रश्न है उसका आंसर डी है। तो मैं प्रश्न थोड़ा सा पढ़ भी देता हूं जल्दी से। इसमें जैसे प्रश्न था कि आइए ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जो प्रश्न था, तो आप देखते हैं कि डी जो आंसर लिखा है इसमें असत्य कथन का चयन करना था। तो इसमें जो है इस संगठन में विश्व के सभी देशों को शामिल किया गया है, तो विश्व के सभी देशों को शामिल नहीं किया गया है, तो इसलिए जो है इसका आंसर डी होगा। दूसरा जो प्रश्न है, जो ओपेक वाला जो प्रश्न आप लोगों के यहाँ है, आप लोग देखे होंगे, तो उसमें हमने पूछा था कि कौन सा एक देश जो है ओपेक का सदस्य नहीं है। तो आपको मैं बताया था उस दिन की कांगो सदस्य है। और एक चीज और ध्यान रखना है कि जो ओपेक संगठन है, बल्कि आप लोग ओपेक में लिख भी डालिएगा, इसमें जो है वो देखा जाए तो अक्टूबर 2019 में इक्वाडोर ने जो है निर्णय लिया कि हम ओपेक के सदस्य नहीं रहेंगे। और ये ध्यान रखना है कि अक्टूबर 2019 में निर्णय लिया गया था, लेकिन इसको जो है वो देखा जाए तो 1 जनवरी 2020 से इसको जो है लागू किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि इक्वाडोर भी जो है वो देखा जाए तो ओपेक से जो है अपनी संस्था जो है विड्रॉल कर लिया है। लेकिन यहाँ पर जो है अल्जीरिया है, कांगो उस दिन में बताया था नया शामिल हुआ था, फिर इसके बाद नाइजीरिया भी है। तो इसमें मलेशिया आंसर होगा, तो एक का सी आंसर होगा। तीसरा जो प्रश्न था, गुप्त निरपेक्ष आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें सत्य कथन का चयन करना था। तो उसमें तीसरा जो कथन था कि सैन्य गठबंधनों से गुट निरपेक्षता का एक बड़ा भाग बना। तो आप लोग जो पेपर जो लोग देखे होंगे और जो लोग नहीं देखे होंगे, तो डे 1 में जो है आप लोग जब उसका नीचे लिंक खोलते हैं तो उसमें जो है यूट्यूब चैनल का नाम, इसी प्रकार से क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन को हम लोगों ने लिंक जो है वो जोड़ दिया है गूगल से। तो आप वहां से सीधा जाएंगे तो जो है आपको पेपर उपलब्ध हो जाएगा। इसी तरह से आज भी हम लोग लिंक उसको जोड़ देंगे, तो वहां से भी आप जो है उसको कर सकते हैं। तो तीसरा जो प्रश्न था उसमें जो है तीसरा जो कथन है, सैन्य गठबंधनों से गुट निरपेक्षता का एक बड़ा भाग बना। ऐसा तो है नहीं, मैं कंसेप्ट समझाया था कि एक तरफ जो है नाटो, दूसरी तरफ वार्सा पैक्ट। तो देखा जाए तो नाटो और वार्सा पैक्ट दोनों से जो है दूरी बनाए रखने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन को बढ़ावा मिला। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। तो 1 और 2 सही होगा, इसलिए इसका आंसर जो है वो देखा जाए तो इसमें 1 और 2 जो है ए में दिया है, तो ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 समझिए। G20 के संदर्भ में, तो G20 के संदर्भ में जो भी कथन लिखा गया सब सही है। इसका गठन बर्लिन में हुआ था, ये भी सही है। नवंबर 2020 रियाद में इसका सम्मेलन होगा, ये भी सही है। तो इसमें 1, 2, 3 सभी सही है। तो इसका आंसर जो है वो डी होगा। 5वां जो प्रश्न था यूएनएचआरसी के संदर्भ में, आप देखते हैं कि यूएनएचआरसी के संदर्भ में जो प्रश्न दिया गया था, 5वां प्रश्न आप लोग देखिएगा उसमें। तो यूएनएचआरसी के संदर्भ में जो प्रश्न दिया गया था उसमें जो है यूएनएचआरसी में अफ्रीकी राज्यों के लिए 15 सीटें आवंटित हैं। 15 सीटें नहीं बल्कि 13 सीटें आवंटित हैं। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है। तो इसका आंसर जो है वो सी होगा। इसी प्रकार से जो है वो देखा जाए तो इसमें आगे जो प्रश्न था, छठा प्रश्न जो था, तो छठा प्रश्न जो था आसियान के संदर्भ में था। तो आसियान के संदर्भ में छठा जो प्रश्न दिया गया था, तो इसमें लिखा है, बी आंसर लिखा है कि इसका ध्येय क्षेत्रीय स्तर पर स्ट्रेटेजिक सहयोग करना था। स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है स्ट्रेटेजिक सहयोग। तो मैं उस दिन बताया था कि आसियान जो संगठन बनाया गया था 8 अगस्त 1967 को, वह जो है एक तरह से सामाजिक आर्थिक संगठन के रूप में, कोई सैनिक संगठन नहीं है, कोई जो है देखा जाए तो स्ट्रेटेजिक संगठन नहीं है। इसलिए ये जो उसका लक्ष्य है ये गलत है। तो इसका आंसर जो है 6 का जो है आंसर बी होगा। और जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें जो है बिमस्टेक के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करनी थी। तो अभी तक 4 शिखर सम्मेलन हुए हैं, सही बात है। इसका मैं बताया था अभी तक 4 शिखर सम्मेलन, तो उस दिन शिखर सम्मेलन बताया था। फिर इसमें जो है नवंबर 2019 में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में प्रथम बिम्स्टेक
पोर्ट सम्मेलन हुआ, तो यह कथन भी सही है, क्योंकि नवंबर 2019 में जो है विशाखापट्टनम में जो है ऐसा सम्मेलन हुआ था, तो इसका कथन दोनों सही है। तो 7 का जो है वह सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो था, एपेक के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें, तो सी जो आंसर लिखा है, वर्तमान में भारत इसका सदस्य है। तो उस दिन मैं समझाया था कि भारत एपेक का सदस्य नहीं है, भारत ने आवेदन किया है, भारत को अभी सदस्यता नहीं मिला है उसमें, इसलिए इसका आंसर जो है वो सी होगा, 8 का सी। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, तो 9 में जो है वह WHO की स्थापना जो है वो देखा जाता है। एक क्वेश्चन था इसमें कि WHO के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, तो WHO के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, तो पहला कथन इसमें लिखा गया है कि इसकी स्थापना अप्रैल 1950 में की गई। अप्रैल 1950 नहीं, WHO की स्थापना अप्रैल 1948 में की गई, तो ये कथन जो है गलत है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है, ये सही है। तो केवल 2 आंसर सही होगा, तो इसका आंसर जो है वह बी होगा। और क्वेश्चन नंबर जो 10 था, RCEP के संदर्भ में जो है वो देखा जाए तो कथन पढ़ना था, इसमें सत्य कथन की पहचान करना था। तो आपको ध्यान होगा कि नवंबर 2019 में बैंकॉक बैठक में भारत ने RCEP में शामिल न होने का निर्णय लिया, सही बात है। और RCEP जो है वह देखा जाए तो RCEP पर 2010 से ही बैठक चल रही है, ये गलत है, क्योंकि 2013 में RCEP का कंसेप्ट आया था। 2010 से कैसे बैठक चलेगा, तो 2013 से बैठक चल रही है, और ये तीसरी बैठक थी RCEP पर जो है, ये तीसरी बैठक थी जिसमें भारत ने जो है RCEP से अभी शामिल न होने का निर्णय लिया था। तो ये दूसरा वाला स्टेटमेंट इसका गलत है, तो केवल एक सही है, तो इसका 10 का जो है ए आंसर होगा। तो आप लोग जो है वो देखा जाए तो जो आप लोग पेपर उस दिन मैं 10 क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर जो है आप लोग इससे अपना मिला लीजिएगा। एक बार दोबारा मैं आंसर बोल देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 का डी, क्वेश्चन नंबर 2 का सी, 3 का ए, 4 का डी, 5 का सी, 6 का बी, 7 का सी, 8 का सी, 9 का बी और 10 का ए। तो ये प्रश्न आपका हो गया। और आज हम लोग क्लास करेंगे, तो मैं बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन और क्षेत्रीय जो संगठन है उसी के संदर्भ में आज भी क्लास हम लोग का चलेगा। और इसमें जो है कुछ संगठनों पर हम लोग चर्चा करेंगे, और जो 4 मई को जो पहला था डे, जो फर्स्ट था, उसमें जो 10 प्रश्न हमने दिया था, इसी तरह से आज भी जो है 10 प्रश्न हम लोग बनाए हैं। तो वो 10 प्रश्न जो है आप लोग आज भी उस पर सॉल्व करिएगा। तो जब भी क्लास होगा हम लोग उस पर जो है 10 प्रश्न करते रहेंगे। तो हम लोग जो है वो देखा जाए तो अब हम लोग इसको डिस्कशन जो है बंद करते हैं, और हम लोग जो है आगे चर्चा शुरू करते हैं कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो मैं उस दिन बता रहा था कि जो संगठन था, कुछ संगठन मैंने पढ़ाया था पहले दिन के क्लास में, और आज भी हम लोग कुछ संगठन पर चर्चा करेंगे। तो आज जो हम लोग संगठन पर चर्चा करेंगे, तो ध्यान रखने वाली बात है कि कोई भी संस्था है, कोई भी संगठन है, तो जो हम लोग क्या चर्चा में पिछले 1 वर्षों में रहा है, उन्हीं संस्थाओं के संदर्भ में ही हम लोग को जो है पढ़ना है। संगठन तो लाखों है, सभी संगठन नहीं पढ़ना है। पिछले 1 वर्ष में जो कहीं पर भी लिंक से जुड़ा हो रहा है भारत से, या बहुत महत्वपूर्ण घटना हुआ है, उन संगठनों को हम लोग को पढ़ना है। इसी तरह से हम लोग का एक संगठन है यूनेस्को, तो हम लोग उसको प्रारंभ करते हैं क्लास। और आप लोगों को पता ही है कि कोचिंग सब बंद हैं, इसके कारण जो है प्रॉपर तरीके से क्लास नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी अब यह है कि काम आप लोगों का चल जाएगा। ये समझिए कि काम चलाने वाला ही है बस, क्योंकि पढ़ने से मतलब है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि भाई क्लास तो चले, भले व्हाइट बोर्ड पर चले, भाई उसमें जो है वह कोचिंग में तो एक सिस्टम होता है, थोड़ा अच्छा भी लगता है, आवाज भी क्लियर आती है। इसमें आप लोगों को आवाज भी दिक्कत होती होगी, लेकिन चलेगा इतना। तो यूनेस्को जो संगठन है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो संगठन है, संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान सांस्कृतिक जो संगठन है, तो मैं उस दिन बताया था कि कोई भी संगठन हम लोग को पढ़ना है तो एक तो इसका सामान्य पहलू पढ़ लेना है, सामान्य पहलू पढ़ लेना है, और फिर इसमें जो है वर्तमान जो संदर्भ है उस वर्तमान संदर्भ को जानना है। तो दोनों पहलू हम लोग को जानना चाहिए। तो
तो थोड़ा सा मैं जो है पहले सामान्य स्वरूप बताता हूं। आप जानते हैं कि यूनेस्को की स्थापना जो है नवंबर 1945 में ही इसकी शुरुआत होती है। लंदन जब सम्मेलन हुआ था तो उसमें 44 राज्यों ने भाग लिया था, तो वहीं पर इसका जो है वो देखा जाए तो प्रारंभ माना जाता है। लेकिन इसका जो व्यवस्थित शुरुआत है वो 4 नवंबर 1946 को जो है किया गया। इसकी स्थापना जो है 4 नवंबर 1946 को हुआ। और आप जानते हैं कि यह यूएनओ का विशेष संगठन है, और यह यूएनओ का जो विशेष संगठन है तो यह एक प्रकार से कह सकते हैं कि फ्रांस में जो बुद्धिजीवी वर्ग था उन्हीं बुद्धिजीवी वर्गों से प्रेरित होकर ही जो है वो देखा जाए तो यह संस्था बनाया गया था। तो फ्रांस में जो बुद्धिजीवी वर्ग था उसी से प्रेरित होकर जब यह संस्था बनाया गया तो एक प्रकार से देखा जाए तो जो बुद्धिजीवी वर्ग है विश्व में उसकी भौतिक स्थिति में सुधार करना, विश्व में जो कलाकार हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो लेखक हैं, इन सभी लोगों को जो है वो देखा जाए तो आपस में संपर्क स्थापित करना। इसी तरह से देखा जाए तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि विश्व में जो है इसका उद्देश्य ये भी है कि सबको जो है प्रेरणा देना। सबको प्रेरणा देने का मतलब ये है कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि पूरे विश्व में जो है शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में ये क्या करता है कि सभी संगठनों को जो है या इसी प्रकार से सभी देशों को जो है प्रेरणा देता है। और आप जानते हैं कि ये जो संस्था है इसका सचिवालय जो है पेरिस में ही बनाया गया, फ्रांस में। अभी मैं बताया कि पेरिस से ही, फ्रांस से ही जो है प्रेरित होकर इस संस्था बनाया गया था। इसका जो सचिवालय है वो फ्रांस में है, पेरिस में है। और देखिए जैसे मैं बताया कि पीटी में हम लोग जब पढ़ते हैं तो बहुत विश्लेषण नहीं करते हैं, केवल एक सामान्य सा कंसेप्ट बनाते हैं। जैसे स्थापना कब हुआ, उसका सचिवालय क्या है, ये संस्था कौन सा कार्य करता है, कुछ विशेष पहलू है तो उसको भी जान लेना है। जैसे विश्व में जो है शिक्षा के विस्तार के लिए, शिक्षा की उन्नति के लिए, जैसे मान लीजिए पाठ्यक्रम तैयार करता है, विभिन्न देशों को जो है वो देखा जाए तो आपस में जोड़ने के लिए जो है वह जो वैज्ञानिक हैं, जो शिक्षक हैं, कलाकार हैं, वो आपस में एक दूसरे देश में जो है संपर्क में रहे, इसके लिए जो है सहायता करता है। और वर्तमान में जो इसका कार्य है शरणार्थियों के लिए पुनर्वास के लिए भी जो है धन जुटाता है, विदेशी अध्ययन को बढ़ावा देता है, विकास कोई योजना है उसके लिए भी धन जुटाता है। इस तरह के कार्यों को भी आजकल ये संपन्न कर रहा है। अब मैं बताया कि ये क्यों चर्चा में है। आप जानते हैं कि इजराइल और अमेरिका यूनेस्को से जो है अलग हो गए, और आप जानते हैं कि उसका कारण ये था कि फिलिस्तीन को जब 2011 में स्थायी दर्जा दिया गया तो अमेरिका और इजराइल दोनों इसका विरोध कर रहे थे। इसके कारण दोनों ने सदस्यता जो है त्याग दिया। पहला तो कंसेप्ट ये ध्यान रखना है और ये भी ध्यान रखना है कि इसके पहले भी अमेरिका 1984 में भी जो है 1984 में भी जो है यूनेस्को से अमेरिका बाहर हुआ था, लेकिन पुनः 2003 में शामिल हो गया। और आप देखते हैं कि पुनः जो है अमेरिका इजराइल दोनों देश इससे बाहर हो गए। एक तो ये घटनाक्रम याद रखना है, और दूसरा इसका वर्तमान संदर्भ ये है कि यूनेस्को ने जो है जुलाई 2019 में जो है वो देखा जाए तो जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किया है, विश्व विरासत शहर घोषित किया है। एक तो ये ध्यान रखना है कि विश्व विरासत जो शहर है वो जो है जयपुर को घोषित किया गया है। और ये भी ध्यान रखना है कि इसके पहले भी भारत में 2017 में अहमदाबाद को जो है यूनेस्को ने जो है विश्व विरासत का दर्जा दिया गया था, और अहमदाबाद जो है यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत का जो दर्जा दिया गया था तो अहमदाबाद पहला शहर था। तो भारत में कौन सा ऐसा पहला शहर है जिसे जो है विश्व विरासत का दर्जा दिया गया था, तो अहमदाबाद टिक लगाइएगा। और फिर यदि पूछे कि 2019 में किसको दिया गया है तो जयपुर में दिया गया है। और मैं आपको बताया था कि पीटी में पढ़ने का तरीका ये होता है कि कोई भी चीज जब आप पढ़ते हैं तो उसके आसपास का भौगोलिक पहलू, उसका ऐतिहासिक पहलू भी पढ़ लेते हैं। जैसे जयपुर है, अब जयपुर ये चर्चा में आया तो आपको ये पता होना चाहिए कि जयपुर की स्थापना किसने किया था। हिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे
कि 1727 में जो है आमेर के कछवाहा जो राजपूत शासक सवाई जय सिंह, देखिए सवाई जय सिंह सेकेंड, सवाई जय सिंह द्वितीय ने जो है इसकी स्थापना की थी। तो आप लोग ऐतिहासिक पहलू भी जो है जयपुर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अब इसका प्रश्न आएगा तो कुछ स्टेटमेंट यूनेस्को का लिखेगा, कुछ जो है वर्तमान का लिखेगा, कुछ इतिहास का भी लिख सकता है, कुछ जागतिक का भी लिख सकता है। इस तरह से इसको ध्यान रखना है। तो यूनेस्को में आपको इतना ही पढ़ना है। तो मैं बताया कि देखिए संगठन, सब संगठन पढ़ाना तो संभव नहीं है, और न तो आप भी पढ़ पाएंगे सब संगठन। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो चर्चा में कोई चीज है तो उससे संबंधित जो ऐतिहासिक भौगोलिक जो पहलू है उन सब पहलुओं को हम लोग को अवश्य पढ़ लेना है। क्योंकि यदि थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, इस तरह के जो प्रश्न आते हैं वो थोड़ा सा हम लोग कर सकते हैं। जैसे मैं बताया अभी आपको यूनेस्को का, तो यूनेस्को में जब आप पढ़िएगा तो ये ध्यान रखिएगा कि उसके, जैसे मान लीजिए कोई भी चीजें हैं यूनेस्को के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो आपको केवल उसका बेसिक ध्यान रखना है कि स्थापना कब हुआ, कब गठन हुआ, ये यूएनओ का विशिष्ट संस्था है, इसका सचिवालय कहां पर है, ये क्या काम करता है, फिर इसका वर्तमान संदर्भ में बताया, इस तरह से पढ़ना है। इसी प्रकार से हम लोग जो है और भी संस्था पढ़ते हैं, उसमें जैसे ब्रिक्स आप लोग पढ़ते हैं, ब्रिक्स, तो इसका भी सामान्य पहलू पढ़ना है और फिर वर्तमान जो संदर्भ है उसके बारे में हम लोग को थोड़ा सा जानना है। तो देखिए सामान्य पहलू इसका ये है कि जो ब्रिक है, पहले इसमें 4 ही देश थे, जैसे ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। तो इसमें जो है ये 4 ही देश पहले इसमें शामिल थे। शुरुआती दौर में जो इसका गठन हुआ था 2006 में जो है इसका गठन हुआ था। आप जानते हैं कि 2006 में जो है पहले ब्रिक बनाया गया था। ब्रिक का गठन 2006 में हुआ था। और ये जो ब्रिक का जो कंसेप्ट दिया गया था, एक ब्रिटिश विचारक थे, ब्रिटिश अर्थशास्त्री कह सकते हैं, जिम ओनिल। तो ब्रिटिश अर्थशास्त्री जो थे जिम ओनिल, इन्होंने ही जो है देखा जाए तो ये विचार दिया था ब्रिक का। अब फिर मैं बताया कि ब्रिक का जो विचार दिया गया था तो 2010 में जो है दक्षिण अफ्रीका को भी इसमें शामिल कर लिया गया। तो दक्षिण अफ्रीका इसका प्राथमिक सदस्य नहीं था, बल्कि 2010 में इसको शामिल किया गया। और यहां पर ध्यान रखना है कि अब इसमें जो है एक पहले बैठक क्या होता था कि कहीं पर जैसे ब्राजील में हो गया, कभी भारत में हो गया, कभी दक्षिण अफ्रीका में हो गया, इस तरह से बैठक चलती थी। तो थोड़ा सा इसका कंसेप्ट ये ध्यान रखना है कि विश्व स्तर पर जो है वो देखा जाए तो जो आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ, वैश्विक आर्थिक संकट जो उत्पन्न हुआ, उस वैश्विक आर्थिक संकट के समाधान के लिए संस्था बनाई गई थी। क्योंकि कहीं न कहीं अमेरिका, यूरोपियन यूनियन के जो देश थे उन लोगों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई थी, विश्वसनीयता प्रभावित हुई थी। तो ब्रिक जो है वह आपस में मिलकर, ये देश आपस में मिलकर अपने विकास दर को बनाए रखना चाहते थे। इसी संदर्भ में जो है इस संस्था का गठन किया गया था। और फिर आप जानते हैं कि 2014 में इसका जब वर्तमान घटनाक्रम है, ये हम लोग कभी कभी ऐसा भी होता है कि पहला सम्मेलन कहां हुआ, ऐसे भी कभी प्रश्न पूछता है। तो थोड़ा ध्यान रखना है कि 2009 में जो है एकत्रिंगबर्ग में जो इसका पहला सम्मेलन हुआ था, पहला सम्मेलन जो है 2009 में हुआ था, एकत्रिंगबर्ग, रूस। तो ये ध्यान रखना है कि इसका पहला सम्मेलन जो है एकत्रिंगबर्ग में हुआ था। और इसके बाद वाला संगठन मत याद करिए, अब एकदम लेटेस्ट उसको याद करिए। कोई विशेष घटना, जैसे मैं अभी बता रहा था कि इसका बैठक कभी भी कहीं हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब इसमें जो है वो देखा जाए तो आप जानते हैं कि एक नियम बनाया गया कि चक्रीय क्रम में बैठक होगा। ब्राजील में होगा, जैसे अभी मान लीजिए
जो लेटेस्ट बैठक हुआ था ब्राजील में हुआ था, 11वां जो ब्रिक्स का बैठक हुआ है वो ब्राजील में हुआ है। तो 11वां जो ब्रिक्स का बैठक ब्राजील में हुआ है, तो अब कहां पर होगा? रसिया में होगा। फिर उसके बाद कहां पर होगा? तो भारत में होगा। तो अब देखते हैं कि इसका जो बैठक है वह चक्री क्रम में होता है। इसको जो है टेक्विनी घोषणा पत्र कहा जाता है। टेक्विनी घोषणा पत्र। टेक्विनी घोषणा पत्र का मतलब यह है कि चक्री क्रम में बैठक किया जाना। चक्री क्रम में बैठक, इसको टेक्विनी घोषणा पत्र कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि कभी पूछे कि भाई टेक्विनी घोषणा पत्र क्या है, तो चक्री क्रम में बैठक किया जाना ब्रिक्स का, एक तो ये ध्यान रखना है। और फिर इसमें जो है वो देखा जाए तो हम लोगों को 2014 में जो फोर्टालिजा जो बैठक हुआ था, उस बैठक को हम लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि फोर्टालिजा जो बैठक हुआ था, यहां पर थोड़ा सा मैं बताऊं, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। फोर्टालिजा बैठक 2014, ये हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग पढ़ते होंगे इसी बैठक में जो है वो देखा जाए, इसी बैठक में दो कार्य हुआ था। एक तो एनडीबी का निर्माण किया गया था। एनडीबी का मतलब होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक पर जो है वो देखा जाए तो 2014 में जो फोर्टालिजा में सम्मेलन हुआ था, छठा सम्मेलन जो हुआ था, इसी में जो है देखा जाए तो एनडीबी का कंसेप्ट आया था। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक किस संस्था से जुड़ा हुआ है? तो ब्रिक्स से जुड़ा हुआ है। एक तो ये ध्यान रखना है। भले ही जो है 2015 में यहां पर जो है मैं बताया कि 2014 में ये कंसेप्ट आ गया था, और 2015 में जो उफा सम्मेलन हुआ था उसमें उसको मान्यता दे दिया गया था। 2015 उफा सम्मेलन में मान्यता मतलब स्थापना, कंसेप्ट यहां पर आया था। कंसेप्ट यहां पर आया था, लेकिन स्थापना इसका 2015 में हो रहा है। एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा चीज हम लोग को ये ध्यान रखना है कि इसमें एक जो है वो देखा जाए तो कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट का कंसेप्ट आया था। उसको सीआरए बोलते हैं। सीआरए, कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, उसको बोलते हैं आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था। तो ये जो आकस्मिक जो रिजर्व व्यवस्था था, आकस्मिक रिजर्व जो व्यवस्था था, इसका एक कंसेप्ट आया था। और आकस्मिक रिजर्व जो व्यवस्था था उसमें जो है वो देखा जाए तो सभी देशों ने कहा कि भाई हम लोग जो है इसमें पैसा जमा करेंगे और कोई समस्या आएगी तो उसका हम लोग निदान करेंगे। तो आप जानते हैं इसमें पांचों जो सदस्य हैं, इसके पांचों सदस्यों की बराबर की हिस्सेदारी है। और इसका लक्ष्य यह है कि सदस्य देशों में जो है सतत विकास करना, आधारभूत संरचना का निर्माण करना, संसाधनों की व्यवस्था करना, ये चीज। और अब इसमें जो घटनाक्रम भारत से जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा उसको भी ध्यान रखना है। देखिए, एनडीबी ने ही जो है राजस्थान में जो मरुस्थली जो क्षेत्र है उसमें आप पढ़ते होंगे आप लोग ज्योग्राफी में कि जल पुनर्संरचना जो राजस्थान में चलता है उसमें एनडीबी ने ही जो है वित्त पोषण किया है। इंदिरा गांधी जो नहर प्रणाली है, तब जानते हैं कि उसका सफाई करवाना, यह नहर जो है 1958 से लेकर 1963 के बीच जो बनाई गई थी, तब जानते हैं कि लगभग जो है 678 किलोमीटर लंबी यह नहर है। तो इसकी साफ सफाई करना, नहर प्रणाली को और मजबूत करना, इसके लिए एनडीबी ने जो है पैसा उपलब्ध कराया था। एक तो ये ध्यान रखना है। और आप जानते हैं कि जैसे मैं बताया कि इसका जो बेसिक कंसेप्ट है कि ये 2006 में इसका गठन हुआ था, औपचारिक रूप से 2006 में कंसेप्ट आ गया था। और इसके बाद जो है 2008 में विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी और 2009 में जो है इसका पहला सम्मेलन भी किया गया। यहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो गठन कब? तो 2006 में। पहला बैठक कब? तो 2009 में, एकत्रिनबर्ग, रूस में। एक तो ये ध्यान रखना है। अब इसका जो लेटेस्ट सम्मेलन हुआ है, 11वां 11 नंबर का जो सम्मेलन हुआ है,
ब्राजीलिया, ब्राजील में। अब उसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना है। इसका जो है सबसे लेटेस्ट सम्मेलन जो है 11वां सम्मेलन है। ब्राजीलिया, ब्राजील में इसका 11वां सम्मेलन हुआ है। और ये जो 11वां सम्मेलन हुआ है उसका थीम जो रखा गया था, अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक वृद्धि, अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक वृद्धि। अभिनव भविष्य के लिए जो आर्थिक वृद्धि इसका रखा गया था, इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एंड इनोवेटिव फ्यूचर्स। तो ये जो उसका कंसेप्ट रखा गया था ये आपको ध्यान रखना है। और इसी बैठक में जो है 73 सूत्री जो है ब्राजीलिया घोषणा पत्र भी जारी किया गया था। इसमें जो है 73 सूत्रीय घोषणा पत्र जारी किया गया था। तो कभी मान लीजिए पूछ सकता है कि 73 सूत्री घोषणा पत्र जो है किससे संबंधित है, तो ब्रिक्स सम्मेलन से संबंधित है। उसको बोलते हैं 73 पॉइंट्स ब्राजीलिया डिक्लेरेशन। तो ये जो है वो देखा जाए, एक उसमें और भी चीज था, इसमें आई ब्रिक्स का कंसेप्ट आया था। इसमें एक चीज और भी ध्यान रखना है, आई ब्रिक्स, आई ब्रिक्स का कंसेप्ट आया था। आई ब्रिक्स का मतलब होता है इनोवेशन ब्रिक्स। तो इनोवेशन ब्रिक्स का कंसेप्ट आया था। तो कभी पूछिए आई ब्रिक्स का कंसेप्ट कब, तो ब्राजीलिया 11वां जो सम्मेलन अभी लेटेस्ट हुआ है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो मैं बताया कि संस्था को अब ये नहीं कि आपको पूरा इसका इतिहास पढ़ना, इतिहास नहीं पढ़ना है। मैं पहले दिन भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, पीटी पास करना शुद्ध रूप से कला है। और ये अपने दिमाग से निकालिए कि आप 3 साल पढ़ेंगे, 2 साल पढ़ेंगे, साल भर पढ़ेंगे पीटी, तभी पास होंगे। लोग 3 महीने 4 महीने भी अच्छा से पढ़ के पीटी पास कर लेते हैं। और 2-2 महीने, उस दिन बताया था कि 2-2 महीने भी पढ़ते रहिए, 2-2 साल पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। आप अपना टारगेट रखिए। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग का टारगेट है कि कम से कम 8-10 संगठन अभी मैं आपको 1 घंटे के भीतर से पढ़ा दूंगा। ऐसे आपको टारगेट करके पढ़ाई पढ़ना है। अभी नहीं कि पूरा गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो है वह इतिहास भूगोल सब पढ़ रहे हैं, इतना सब करने की जरूरत नहीं है। ये आपको मैं बताया, इसमें इतना ही पढ़ना है। अब कोई इसमें नई चीज मिलेगी तो आप इसमें जो है वो शामिल कर सकते हैं। उससे मेरे समझ से इतना इनफ है। अब मैं बताया कि जैसे कोई संस्था जब हम लोग पढ़ते हैं तो उस संस्था में जो है वो देखा जाए, मैं बार बार बता रहा हूं कि उसका सामान्य पहलू पढ़ते हैं, वर्तमान से संबंधित जो चीजें हैं उसको पढ़ते हैं। अब इसी प्रकार से एक जो संस्था है वो संस्था जो है वो देखा जाए तो जैसे आप लोग पढ़ते होंगे SCO, उसके बारे में चर्चा किया जाए, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये मैं बताया कि फोर्टालिजा बैठक 2014 में 2 आपको ध्यान रखना है, एक तो NDB और दूसरा जो है वो देखा जाए तो आकस्मिक जो निधि बनाई गई थी। तो ये 2 कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। और ये जो है मैं बताया था कि NDB बना तो था 2014 में फोर्टालिजा बैठक से, लेकिन ये कब लागू हो गया था, तो 2015 उफा सम्मेलन में इसको मान्यता दिया गया था, वैधानिक दर्जा दिया गया। SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन। तो ये ध्यान रखिए कि 1996 में जो है वो देखा जाए तो संघाई 5 बनाया गया था। संघाई 5 बनाया गया था। संघाई 5 का मतलब है कि जैसे चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान,
इन 5 देशों ने मिलकर जो है देखा जाए तो संघाई 5 बनाया था। 2001 में जो है वो देखा जाए तो इसमें उज्बेकिस्तान को जोड़ा गया, उज्बेकिस्तान को जोड़ा गया, और उज्बेकिस्तान को जोड़ा गया तो इस तरह से देशों की संख्या इसमें जो है वह 6 हो गई। और इसी 2001 में इसका नाम जो संघाई 5 था, इसका नाम बदलकर जो है देखा जाए तो इसमें इसका नाम बदलकर जो है एससीओ कर दिया गया। तो पहले तो कंसेप्ट ये ध्यान रखिए, एससीओ कैसे बना। एससीओ 1996 में जो है रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, इन 5 देशों ने मिलकर जो है संघाई 5 बनाया था। 2001 में उज्बेकिस्तान को इसमें शामिल किया गया और एससीओ का नाम संघाई 5 का नाम बदलकर एससीओ कर दिया गया। और इसका जो है एक सैनिक संगठन भी बनाया गया था 2001 का। एक प्रकार से कह सकते हैं कि आर्थिक, राजनीतिक और जो है वो देखा जाए तो सुरक्षा से संबंधित भी संगठन है, क्योंकि इसी का एससीओ का ही एक संगठन है सीएसटीओ, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको सीएसटीओ बोलते हैं। तो ये जो सीएसटीओ है एक प्रकार से कह सकते हैं कि इसका जो है सैनिक संगठन है, सुरक्षा से संबंधित संगठन है, इसी से संबंधित है। भारत उसका सदस्य नहीं है। अब जैसा समझिए, अब देखते हैं कि यहां पर जो है चूंकि इसमें जो देश हैं यूरोप और एशिया दोनों से संबंधित देश हैं, इसीलिए इसको यूरेशियाई जो है क्षेत्र का संगठन कहा जाता है। और आप जानते हैं कि 2015 में जब उफा सम्मेलन हुआ था, अभी जो मैं बताया था कि ब्रिक्स का जो सम्मेलन हुआ था, वहीं पर जो 2015 में उफा सम्मेलन हुआ था एससीओ का। उफा सम्मेलन में जो है भारत पाकिस्तान को जो है सहायता देने के लिए जो है प्रस्ताव रखा गया। तो भारत पाकिस्तान को सहायता देने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन देखा जाए तब जानते हैं कि 2017 में जो है कजाकिस्तान में जो बैठक हो रही है उसमें भारत पाकिस्तान को मान्यता दिया गया। 2017 कजाकिस्तान बैठक में भारत और पाकिस्तान को इसमें मान्यता दिया गया। इस तरह से देखा जाए तो एससीओ में जो है इस समय कितने देश हैं? 8 हैं। तो कभी मान लीजिए प्रश्न पूछे कि कौन सा देश एससीओ का सदस्य नहीं है, तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं उसको। ये तो मैंने बताया कि ये सामान्य कंसेप्ट है। एक बार मैं दोबारा बोल देता हूं। आपको ये ध्यान रखना है कि 1996 में संघाई 5 बना, 2001 में जो है उज्बेकिस्तान शामिल हुआ और संघाई 5 का नाम बदलकर जो है एससीओ कर दिया गया। और फिर भारत पाकिस्तान सदस्य बना। भारत पाकिस्तान को कब सदस्य बनाया गया? तो 2017 टिक लगाना है। एक तो एक कंसेप्ट है। और यहां पर ध्यान रखना है कि इसमें जो है वो देखा जाए तो अन्य सदस्य भी जो है पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में रखे गए हैं। ईरान है, तमाम देशों को पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में भी रखा गया है। और इसका जो वर्तमान संदर्भ है, इसके वर्तमान संदर्भ में जो है आपको ध्यान रखना है कि इसका जून 2019 में जो है सबसे लेटेस्ट बैठक हुआ है, 19वां शिखर जो बैठक है, इसका जो है ये कंसेप्ट क्लियर है। उन्नीसवां शिखर सम्मेलन, शिखर बैठक, इसका जून 2019 में किया गया। तो ये जून 2019 में जो बैठक हुआ है, किर्गिस्तान की जो राजधानी है बिश्केक, किर्गिस्तान की राजधानी जो है बिश्केक में इसकी बैठक हुई। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका लेटेस्ट बैठक बिश्केक में हुआ है। और यहां पर जो है वो देखा जाए तो ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसी 19वें शिखर बैठक में ही जो है वो देखा जाए
तो 2015 के बाद जो आतंकवाद के कारण भारत पाकिस्तान के जो प्रतिनिधि हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनका कभी मिलन नहीं हुआ। इसी बैठक में पहली बार जो है मोदी साहब और इमरान साहब दोनों लोग जो है वो देखा जाए तो द्विपक्षीय वार्ता के लिए एक मंच पर बैठे। और दूसरा बात है, निर्णय नहीं हो पाया, वार्ता संपन्न नहीं हो पाई। लेकिन इस बैठक का महत्व हम लोग के लिए इसलिए है कि 2015 के बाद पहला मौका है जब भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधि जो है द्विपक्षीय वार्ता के लिए एक मंच पर स्थापित हुए। ये हम लोग को इतना पढ़ना है। अब मैं बताया, इसी प्रकार से जो है देखा जाए तो जो इसका जो गठन है, इसके जो सदस्य हैं, अब इसमें बीच में जो बैठक हुआ है उसके बारे में पीटी में पढ़ने की बहुत आवश्यकता नहीं है, उसका कहानी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। केवल ये ध्यान रखना है कि इसमें 8 सदस्य हैं, कौन कौन से सदस्य हैं, तो मैं कंसेप्ट आपको बता दिया कि उस कंसेप्ट के माध्यम से भी आप याद कर सकते हैं। अब इसमें जो है वो देखा जाए तो अब हम लोग जो है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो है आप देखते हैं कि जैसे अफ्रीकी संघ भी चर्चा में रहा है, तो उस पर भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अफ्रीकी संघ पर गुट निरपेक्ष आंदोलन और तमाम इस तरह से संगठन कुछ मैं उस दिन बताया भी था, और ये जो बताया था तो उसमें अफ्रीकी संघ भी चर्चा में रहा है, तो थोड़ा सा उसको चर्चा करते हैं। ये सीओ में बस इतना ही पढ़ना है। अफ्रीकन यूनियन, एयू इसको बोलते हैं। अब इसका पहले कॉन्सेप्ट समझिए। अब जानते हैं कि 25 मई 1963 25 मई 1963 को जो है 32 अफ्रीकी देशों द्वारा जो है अदिस अबाबा में, इथियोपिया, अदिस अबाबा में जो है बैठक किया। और इसी बैठक में जो है देखा जाए तो अफ्रीकी एकता संगठन, अफ्रीकी एकता संगठन बनाया गया था। और ये जो अफ्रीकी एकता संगठन बनाया गया था, तो आप जानते हैं कि बाद में सब देशों ने विचार किया कि क्यों ना हम लोग जो है वो देखा जाए तो एक नया संविधान बनाए। तो 1999 में जो है वो देखा जाए तो एक नया संविधान बनाया गया। 2000 में सभी देशों ने बाकायदे जो है पारित किया इसको अपनी संसदों से। और जब 2001 में जब डरबन सम्मेलन हुआ, 2001 में डरबन सम्मेलन में आप जानते हैं कि ये जो अफ्रीकी एकता संगठन है इसका नाम बदलकर जो है एयू कर दिया गया। इसी का अफ्रीकी एकता संगठन का नाम बदलकर जो है एयू कर दिया गया। और 2004 में इन लोगों ने जो अफ्रीकी संसद बनाने का भी प्रयास किया, और इसका जो मुख्यालय बनाया गया है अदिस अबाबा में, इसका मुख्यालय अफ्रीकी एकता संगठन का था। तो जो अफ्रीकी संघ है या अफ्रीका संघ है उसका मुख्यालय भी जो है अदिस अबाबा में भी है। इसका जो मुख्यालय है वही पुराना वाला मुख्यालय है। इसका मुख्यालय जो है अदिस अबाबा में है। एक तो इसका सामान्य कंसेप्ट में बताया। अब फिर उसमें ध्यान रखना है कि ये जो संस्था बनाया गया था इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि अफ्रीकी देशों के बीच जो है एकता और सहयोग को बढ़ावा देना। कि अफ्रीका के जो भी देश हैं, इसमें वर्तमान में जो है 55 सदस्य हैं। इसमें जो एयू में वर्तमान में 55 सदस्य हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ सदस्य उसमें छोड़ दिए थे संस्था, कुछ सदस्यों को शामिल कर लिया गया। जैसे बुर्किना फासो है तो 2015 में जो है निलंबित कर दिया गया था, पुनः उसको शामिल कर लिया गया। इस तरह से देखा जाए तो इसकी संख्या जो है इसमें 55 देश हैं। और अभी मैं बता रहा था
कि अफ्रीकी देशों में जो उपनिवेशवाद था उस उपनिवेशवाद का विरोध करना, उसको समाप्त करना, आपसी मतभेद को कम करना, ये सब रखा गया था। ये सब तो इसका सामान्य पहलू है। अब हम लोग जो है इसका जो कंटेम्प्रोरी जो इशू है वो हम लोग को थोड़ा पढ़ना है। तो इसका जो 33वां जो शिखर सम्मेलन हुआ है वो इथियोपिया में ही हुआ है। इसका जो 33वां AU का, अफ्रीकी संघ का 33वां बैठक अदीस अबाबा में ही हुआ है। अब इसमें कुछ घटनाक्रम है वो हम लोग को ध्यान रखना है। इसमें जो थीम रखा गया था 33वें सम्मेलन में, अफ्रीका के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करना। एक तो ये ध्यान रखना है इसका थीम क्या था, तो अफ्रीका के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करना। और आप जानते हैं कि अफ्रीकी संघ द्वारा जो है एक एजेंडा 2063 चलाया जाता है। ये एजेंडा जो 2063 है, इसके माध्यम से वहां पर विकास करना, ग्रामीण स्तर पर विद्युतीकरण करना, तमाम उसमें पहलू चलते हैं। इसको एजेंडा 2063 कहा जाता है। तो यह जो एजेंडा 2063 है, इसको लागू करने का लक्ष्य रखा गया इस बैठक में। अब मान लीजिए पूछे कि एजेंडा 2063 2063 किससे संबंधित है, तो अफ्रीकी संघ से संबंधित। और यह संस्था जो इस बैठक में जो है FTA लागू करने पर बल दिया गया कि जिस तरह से आप लोग पढ़ते हैं मर्कोसुर है, FTA है या यूरोपियन यूनियन है, उसी तरह से अफ्रीकी देश जो है वो देखा जाए तो FTA को लागू करें। एक तो एक कंसेप्ट ध्यान रखना है। और एक चीज भारत से भी संबंधित है कि 2019 में जो नाइजर में बैठक हुआ था, नाइजर ने जो मेजबानी किया था, उसमें जो है भारत ने देखा जाए तो ये मैं बताया कि इसका जो बैठक हुआ था 33वां, ये 11 फरवरी 2020 को हुआ था। 11 फरवरी 2020 को इसका बैठक हुआ था। और जो इसका 32वां जो बैठक हुआ था नाइजर में, उसमें भारत ने $50 मिलियन जो है वो देखा जाए तो सहायता दिया था। तो हम लोग को ये भी ध्यान रखना है कि किस बैठक में जो है भारत ने मेजबानी करने के लिए नाइजर को जो है वह सहायता दिया था। तो 2019 का जो बैठक था, 32वां जो बैठक था, उसमें भारत ने सहायता दिया था। एक तो ये ध्यान रखना है। और फिर जो है वो देखा जाए तो आप लोग पढ़ते हैं कि भारत अफ्रीकी फोरम जो शिखर सम्मेलन है, 3 शिखर सम्मेलन जो हमारे यहाँ हुआ है, तो 2008 में पहली बार शिखर सम्मेलन हुआ था। भारत अफ्रीकी फोरम शिखर जो सम्मेलन हुआ था 2008 में नई दिल्ली में हुआ था। दूसरा जो है 2011 में जो इथियोपिया में हुआ था। तीसरा 2015 में जो है नई दिल्ली में हुआ था। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि अभी पिछले वर्ष सितंबर 2019 में जो है जो तीसरी बैठक नई दिल्ली में हुई थी, उस नई दिल्ली बैठक में जो भारत सरकार ने जो घोषणा किया था सहायता देने का और तमाम चीजों पर, उसकी जो है समीक्षा की गई है। तो ये नई दिल्ली में ये समीक्षा हुआ था। इसमें भी कुछ अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधि आए थे कि भाई हम लोगों ने जो है वो देखा जाए तो जो तीसरा जो सम्मेलन हुआ था, भारत अफ्रीकी फोरम का जो सम्मेलन हुआ था, उसमें जो घोषणा किया गया था कितना लागू हुआ है, तो उसकी एक समीक्षा भी सितंबर 2019 में हुआ था। और अभी तक इसका जो है वो देखा जाए तो आगे जो बैठक होगा तो उसमें उसको रखा जाएगा। तो मैं बताया कि इस तरह से इसको पढ़ना है। तो इसमें आपको इतना ही पढ़ना है। अब इसके बाद जो है जो छोटे छोटे संगठन और भी चर्चा में है, उस पर भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे आप लोग बार बार पढ़ते हैं नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, ये भी चर्चा में थोड़ा रहा है, तो थोड़ा सा इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं।
पहले इसका बेसिक पढ़ाता हूं। जैसे अब मैं आप लोगों को उस दिन समझाया था क्लास में कि जब शीत युद्ध चल रहा था तो शीत युद्ध के दौरान जो है पश्चिमी यूरोप के जो देश थे उनकी सुरक्षा के लिए अमेरिका ने प्रयास शुरू किया और इसी प्रयास के तहत जो है 4 अप्रैल 1949 को इसका गठन किया गया था। अमेरिका द्वारा इसका गठन किया गया था और उस समय जो है वो देखा जाए तो जो 12 पश्चिमी यूरोप के जो देश थे, जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, चेक गणराज्य, इस तरह के देशों को शामिल किया गया था। पर आप जानते हैं कि जैसे शुरुआती दौर में जो है बेल्जियम है, चाहे फ्रांस है, डेनमार्क है, तो पश्चिमी यूरोप के देशों को ही शामिल किया गया था। लग्जमबर्ग है, नीदरलैंड है, नॉर्वे, पुर्तगाल, ब्रिटेन, ये सब शामिल इसमें हुए थे 12 देश। फिर बाद में जो है आप जानते हैं कि 1990 के बाद जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो सोवियत संघ के विघटन के बाद जो है वार्सा पैक्ट समाप्त हो गया। जो साम्यवादी गुट था, एक तरफ नाटो, पूंजीवादी गुट, दूसरी तरफ वार्सा पैक्ट, तो वार्सा पैक्ट समाप्त हो गया। अब नाटो की प्रासंगिकता कमजोर होने लगी। इसके कारण नाटो ने क्या किया कि अन्य देशों को भी शामिल करना शुरू कर दिया। तो आप जानते हैं कि 1999 में जो है चेक गणराज्य को भी शामिल किया गया, पोलैंड को भी शामिल किया गया। फिर आप देखते हैं कि 2004 में जो है 7 अन्य देशों को शामिल किया गया, बुल्गारिया, लाटविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवेनिया, इस तरह के देशों को शामिल किया गया। तो आपको अब ये ध्यान रखना है, कंसेप्ट ध्यान रखना है कि इसमें पश्चिमी यूरोप के देश शामिल थे, बाद में अन्य पूर्वी यूरोप के देशों को भी शामिल कर दिया गया जब सोवियत संघ का विघटन हो गया। अब फिर आपको लेटेस्ट ध्यान रखना है कि वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो वर्तमान में इसके 30 सदस्य हैं। इसके सदस्य कितने हैं, तो 30 है। और इसका मुख्यालय कहां है, तो ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स में जो है इसका मुख्यालय बनाया गया है। तब जानते हैं कि बेल्जियम, ब्रुसेल्स, तो ब्रुसेल्स में जो इसका मुख्यालय बनाया गया। अब यहां पे ध्यान रखना है कि 2017 में जो है 29वें सदस्य के रूप में मॉन्टेनेग्रो को शामिल किया गया था। 2017 में जो है 29वें सदस्य के रूप में मॉन्टेनेग्रो को शामिल किया गया। अब फिर जो है 30वां जो इसका सदस्य बना है, इसका जो 30वां सदस्य बना है फरवरी 2019 में बना। फरवरी 2019 में इसका जो 30वां सदस्य बनाया गया है रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया। रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया इसका 30वां सदस्य बना है। एक तो ये सब ध्यान रखना है। अब हम लोग जो है इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, इसका तो सामान्य कंसेप्ट हो गया कि क्यों बनाया गया था, कितने सदस्य हैं, इसका मुख्यालय कहां पर है, इन सब चीजों को जो है वो देखा जाए तो हम लोग को ध्यान रखना है। अब इसका जो है ये वर्तमान में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ये तो अफगानिस्तान जो संकट, आगे हम लोग भी चर्चा कर लेंगे उस पर। तो आप देखते हैं कि 2019 में इसका जो है शिखर सम्मेलन जो है लंदन में आयोजित हुआ और फिर जो है ये इसलिए महत्वपूर्ण था कि इसको जो है 70वीं वर्षगांठ के रूप में जो है मनाया गया था। तो 2019 में नाटो का जो शिखर सम्मेलन है वो लंदन में मनाया गया। सत्तरवीं वर्षगांठ कह सकते हैं। लंदन, एक तो ये ध्यान रखना है इसमें। और आप जानते हैं कि जैसे
ये जो सम्मेलन था, इस सम्मेलन में जो है चूंकि 70वीं वर्षगांठ मनाया गया, इसलिए जो है देखा जाए तो ये हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें आपको केवल एक सामान्य कंसेप्ट जानना है, फिर इसके बाद जो है जो इसका बैठक हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, और फिर जो है वो देखा जाए तो हम लोगों को इसमें ये ध्यान रखना है कि सबसे लेटेस्ट देश कौन सा है। तो मैं बताया कि फरवरी 2019 में जो सबसे लेटेस्ट देश इसमें शामिल हुआ था उस पर चर्चा कर लेना है कि भाई इस पर जो है रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया इसका सर्च बना, सबसे लेटेस्ट देश है। ठीक, अब इसी तरह से जो है मैं बताया कि छोटे छोटे और भी संस्थाएं हैं। अच्छा, एक चीज उसमें और है कि जब जैसे मैं नाटो आप लोगों को बताया तो थोड़ा सा जो है मैं इसमें जो है वार्सा पैक्ट के बारे में बोल देता हूं, क्योंकि जब नाटो आप पढ़ते हैं तो उसमें वार्सा पैक्ट को भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए कि ये जो वार्सा पैक्ट है क्यों सुनना है थोड़ा सा। जब पश्चिमी जर्मनी 1955 में नाटो का सदस्य बन गया, आप जानते हैं कि पूर्वी जर्मनी साम्यवादी देश, पश्चिम जर्मनी जो है पूंजीवादी देश। तो ऐसी स्थिति में पश्चिमी जर्मनी जब 1955 में नाटो का सदस्य बन गया तो ऐसी स्थिति में जो है वह साम्यवादी देशों की चिंता बढ़ने लगी। नाटो ने जो है सोवियत संघ के आसपास जो है 1990 से पहले जो रूस, आप जानते हैं कि उसमें जो देश थे उनको सोवियत संघ कहा जाता था, यूएसएसआर। तो आप जानते हैं कि वहां पर जो है नाटो ने अपना सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया। इसी कारण पोलैंड में वार्सा कहां पर है? पोलैंड में। तो ये पोलैंड में जो है वो देखा जाए एक बैठक बुलाई गई। ऐसी पोलैंड बैठक में जो है 1955 में मई 1955 में जो है बैठक जो हुआ, इसी में वार्सा पैक्ट जो है बनाया गया था। और वार्सा पैक्ट क्या था? तो आप जानते हैं कि वार्सा पैक्ट में जो है पूर्वी यूरोप के देशों को शामिल किया गया, साम्यवादी देशों को शामिल किया गया, और यह सैनिक संगठन के रूप में था। अल्बानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, ये जितने भी देश हैं सब इसमें शामिल हुए। यूगोस्लाविया ने बैठक में भाग नहीं लिया था। तो आप जानते हैं कि यहां पर ध्यान रखना है, इसको हम लोग जो है ईस्ट यूरोपियन सिक्योरिटी पैक्ट भी कहते हैं, पूर्वी यूरोपीय संधि संगठन भी कहते हैं, पूर्वी यूरोपीय संधि संगठन भी कहते हैं, ईस्ट यूरोपियन सिक्योरिटी पैक्ट। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि नाटो को काउंटर करने के लिए जो बनाया गया था सैनिक संगठन वार्सा पैक्ट। दूसरा चीज ये ध्यान रखना है कि यह स्थायी नहीं था, 20 वर्षों के लिए शुरू में बनाया गया था, 30 वर्षों के लिए बनाया गया था, फिर इसको जो है 20 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया गया था। लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद जो है 1 जुलाई 1991 को 1 जुलाई 1991 को जो है इसको भंग कर दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया। और एक चीज ध्यान रखना है कि नाटो और इसमें मेन डिफरेंस यह है कि नाटो में सभी देश मिलकर सहमति के आधार पर किसी देश को शामिल करते हैं, और नाटो स्थायी संस्था के रूप में अभी भी है, देखिए। जबकि वार्सा पैक्ट जो है अस्थायी, एक संधि किया गया था, पहले 30 वर्ष के लिए, फिर 20 वर्ष के लिए, ठीक है। और एक आप लोग नाम सुनते होंगे सीटो, उसको भी थोड़ा सा बोलता हूं। सीटो एनसीईआरटी में आप लोग पढ़ते होंगे, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो जो सीटो है उसको भी थोड़ा सा सुन लीजिए। जो सीटो है
सीटों का गठन जो है सितंबर 1954 में किया गया था। सितंबर 1954 में किया गया था। और यहां पे ध्यान रखना है कि फिलीपींस के बाग्यो में एक बैठक बुलाया गया था। बाग्यो, फिलीपींस। तो बाग्यो में बैठक बुलाया गया था। ऐसी बाग्यो बैठक में जो है वो देखा जाए तो सीटों बनाया गया था। अब सीटों क्या था ये थोड़ा सा मैं बता दूं। तो सीटों एक प्रकार से देखा जाए साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाम से स्पष्ट है कि दक्षिण पूर्व एशिया की सुरक्षा के लिए संगठन बनाया गया था। और इसका मुख्यालय जो है बैंकॉक में, यह संगठन अभी भी है, इसका मुख्यालय बैंकॉक में है। और यह जो है सामूहिक रूप से सभी देश एक दूसरे की सुरक्षा की इसमें गारंटी लेते हैं। तो ये भी एक संगठन बनाया गया था। एक आप लोग सुनते हैं इसी तरह से छोटा सा एक जो संगठन है जो आप लोग सुनते हैं सेंटो, इसके बारे में थोड़ा बोल देता हूं। सेंटो, सेंट्रल नेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल नेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन साम्यवादी विस्तार को रोकने के लिए सीटों बनाया गया था। साम्यवादी विस्तार को रोकने के लिए नाटो बनाया गया था। इसी तरह से साम्यवादी विस्तार को रोकने के लिए सेंटो बनाया गया था। और जानते हैं कि सेंटो जो है प्रारंभ में इसका नाम सेंटो नहीं था, मिडिल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन था, मेटो। इसका प्रारंभ में नाम जो है मेटो था, मिडिल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मेटो। इसको बगदाद जो पैक्ट हुआ था, आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते होंगे, बगदाद जो पैक्ट हुआ था उसी बगदाद पैक्ट में जो है मेटो बनाया गया था, मिडिल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। इसी को जो है बाद में सेंटो नाम दिया गया। इसमें ईरान, इराक, पाकिस्तान, टर्की, ब्रिटेन इस तरह के देश शामिल थे। 1958 में जो है अमेरिका भी इसका सदस्य बन गया। लेकिन आप जानते हैं कि यह जो संस्था है 1955 में कह सकते हैं कि सेंटो इसका नाम था, नाम दिया गया। तो यह संस्था वर्तमान में अप्रासंगिक हो गया है क्योंकि 1990 के बाद साम्यवादी जो प्रवृत्तियां हैं वो लगभग समाप्त हो गई हैं। रूस भी पूंजीवादी देश बन गया, सोवियत संघ का विघटन होने के बाद जो अधिकांश देश पूंजीवादी बन गए। इस संस्था की प्रासंगिकता जो है कमजोर पड़ गई। अब मैं बताया कि जो इस तरह से जो भी संगठन चल रहे हैं चर्चा में, जैसे G7 है, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। G7, तो इसमें जो है वो देखा जाए तो G7 में जो देश हैं G7 या इसी को G8 भी कह देते हैं। अब पहले इसका कंसेप्ट समझिए। मैं अभी बताया था कि इसका सामान्य पहलू थोड़ा सा जानना है, फिर इसका करंट समझना है। तो बताया कि विश्व के 5 औद्योगिक देशों ने, 5 औद्योगिक देशों का मतलब यह है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान। इन 5 देशों ने मिलकर 1975 में G5 बनाया था। 1975 में जो है G5 बनाया गया था। 5 औद्योगिक जो देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इन देशों ने मिलकर G5 बनाया था। बाद में 1976 में इटली, कनाडा को शामिल किया गया। 1976 में इटली, कनाडा को इसमें शामिल किया गया। तो इस संस्था का नाम 1976 में जो है G7 हो गया। अब जैसा समझिए, अब देखते हैं कि 1997 में जो है विचार किया गया कि रूस को भी शामिल किया जाए।
और 2002 में जो है रूस को जो है देखा जाए तो सस्ता दिया गया। तो 2002 में देख रहे हैं कि रूस भी इसका सदस्य बन गया। लेकिन आप लोग क्रीमिया संकट पढ़ते होंगे कि रूस ने जो है क्रीमिया को अपना ही पार्ट मान लिया, यूक्रेन वाली समस्या। उस समस्या के कारण जो है देशों ने प्रस्ताव पारित किया और 2014 में जो है रूस को देखा जाए इस संस्था से हटा दिया गया। तो आप देख रहे हैं कि रूस जब शामिल हुआ था तो इस संस्था का नाम क्या हो गया, G8। जब रूस हट गया तो संस्था का नाम हो गया G7। एक तो इसका कंसेप्ट ध्यान रखना है। और फिर हम लोग को ये ध्यान रखना है कि क्यों हम लोग इसको इस समय पढ़ रहे हैं। इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें जो है 2003 में जो एवियान बैठक हुआ था, 2003 में जो है एवियान जो बैठक हुआ था, इस एवियान बैठक में एक निर्णय लिया गया, एवियान फ्रांस। तो फ्रांस में जो बैठक हुआ था उसमें जो है आउटरीच पार्टनर की बात किया गया। आउटरीच पार्टनर की बात किया गया। आउटरीच पार्टनर का मतलब होता है कि G7+5। तो ये जो +5 है, ये देख रहे हैं कि विकसित देश है, ये 5 जो है विकासशील देशों को शामिल करना, इसी को आउटरीच पार्टनर कहा जाता है। इस 5 का मतलब होता है, कभी मान लीजिए पूछे कि G7+5, तो 5 में किस देश को रखा गया है। तो इसमें जो है भारत है, चीन है, लिख देता हूं, भारत, चीन, ब्राजील, मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। अब यहां पर समझिए, ये 5 सदस्य इसके आउटरीच पार्टनर है। एक तो ये आपको ध्यान रखना है, मतलब भारत भी सदस्य है 5 में, भारत, चीन, ब्राजील, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका। और फिर हम लोग को ये ध्यान रखना है कि 2019 में जो बैठक हुई थी फ्रांस में, उसमें भारत को विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया था। 2019 में जो फ्रांस में बैठक हुई थी, इसमें जो है भारत को बुलाया गया था, भारत को अतिथि के रूप में बुलाया गया था। ये एक विशेष घटना है कि 2019 में भारत को जो बुलाया गया था, मोदी साहब जो गए थे, आप लोग ध्यान होगा, इसलिए ये संगठन हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है। और एक चीज से और महत्वपूर्ण है कि जून 2020 में जो होने वाली बैठक है, कहां होने वाली है, कैंप डेविड में। तो ये कैंप डेविड में जो 2020 में जो बैठक होना है, कैंप डेविड में जो बैठक होना है, वाशिंगटन अमेरिका में पड़ेगा, ये वाशिंगटन के पास जगह है। तो ये कैंप डेविड में जो बैठक होने वाला है, कोरोना वायरस के कारण इसे रद्द कर दिया गया है। इसलिए भी ये हम लोग को पढ़ना है कि 2020 का इसका बैठक नहीं होगा, इसको रद्द कर दिया, ट्रम्प साहब ने इसको रद्द कर दिया। एक तो हम लोग को इसलिए पढ़ना था। तो ये इस तरह से संगठन आप लोगों को पढ़ना है। अब मैं बताया किसी प्रकार से जो है वह देखा जाए तो जैसे हम लोग के यहाँ जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में और भी संस्थाएं जो हैं वो चर्चा में चल रही हैं। तो जैसे एक संस्था जैसे ILO है, वो भी चर्चा में है, थोड़ा सा उस पर चर्चा किया जाए। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अब इसका भी सामान्य पहलू पढ़ना है। अब इसमें भी जो घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम के बारे में जानना है। तो देखिए, इसका सामान्य जो पहलू है, इसका जो सामान्य पहलू है, उसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण तो बात यह है कि ये जो संस्था है, यह संस्था जो है वह देखा जाए तो जो UNO है,
या उसको यूएन भी कहा जाता है। तो यूएन का सबसे जो है वो देखा जाए तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि पुरानी संस्था है। यूएन का सबसे पुराना जो विशिष्ट अभिकरण है, सबसे जो पुराना जो विशिष्ट अभिकरण है उसको आईएलओ मान सकते हैं। कभी पूछे मान के प्रश्न कि यूएन का विशिष्ट अभिकरणों में सबसे पुराना संगठन कौन सा है? आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो गठन है तो आप जानते हैं कि 11 अप्रैल 1919 को 11 अप्रैल 1919 को इसको जो है वर्साय जो संधि हुई थी, इस वर्साय संधि द्वारा जो है इसकी प्रारंभिक स्थापना हुआ था, इसका प्रारंभ किया गया था। वर्साय संधि में 11 अप्रैल 1919 को जो है वो देखा जाए तो मजदूरों के हित साधन के लिए जो है इस संस्था का गठन किया गया था। और आप जानते हैं कि उस समय जो है जो राष्ट्र संघ था, उस राष्ट्र संघ के साथ इसको जो है जोड़ दिया गया। लेकिन आप जानते हैं कि राष्ट्र संघ तो समाप्त हो गया बाद में, और राष्ट्र संघ की जगह जब यूएनओ बनाया गया तो प्रथम विशिष्ट एजेंसी के रूप में जो है आईएलओ को शामिल किया गया। 1946 में प्रथम विशिष्ट संस्था के रूप में इसको शामिल किया गया। और यहां पे ध्यान रखना है कि आप देख रहे हैं कि 1946 में जब ये शामिल किया गया तो उस समय इसकी सद संख्या कम थी, लेकिन वर्तमान में इसकी सद संख्या 187 हो गया है। इसकी सद संख्या 187, और 187 में ध्यान रखना है कि 186 जो है यूएन के सदस्य हैं और एक अन्य सदस्य इसमें शामिल है। और एक जो अन्य सदस्य शामिल है कुक्स द्वीप, कुक्स द्वीप को जो है इसमें शामिल किया गया है। ये ध्यान रखना है आपको। दक्षिणी प्रशांत महासागर में एक द्वीप पड़ेगा, इसको इसमें शामिल किया गया है। तो वर्तमान में 187 सदस्य हैं। इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में है। इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में है। इसको औद्योगिक संसद भी कहा जाता है। कभी पूछे औद्योगिक संसद क्या है? बुद्धिजीवियों की संसद यूनेस्को, और औद्योगिक संसद आईएलओ। इसको औद्योगिक संसद भी कहा जाता है, श्रमिकों की संसद भी कहा जाता है। और इसमें श्रमिक, पूंजीपति, सरकार सबके प्रतिनिधि होते हैं। और यहां पे ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में इसका एक रिपोर्ट भी आया था, आप लोग पढ़े होंगे। इसने कहा कि जो हम लोग के यहाँ कोरोना चल रहा है पूरे विश्व में, तो कोविड-19 के कारण जो है वैश्विक स्तर पर बेरोजगारी में भारी वृद्धि होगी। तो इसकी रिपोर्ट जो आई थी उसके कारण भी ये चर्चा में आ गया। और यहां पे ध्यान रखना है कि इसकी जो है 100वीं वर्षगांठ, आप देख रहे हैं कि ये 1919 में हुआ। ये 100 वर्ष के बाद जो है वो देखा जाए तो 2019 में इसकी 100वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो जो 100वीं वर्षगांठ मनाई गई विश्व में, तो भारत में भी इसका आयोजन हुआ। तो आप लोग पढ़ते होंगे कि श्रम और रोजगार मंत्रालय जो है, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने जो है नोएडा में जो बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान है, नोएडा में बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान है, यहीं पर भारत में भी इसका जो है 100वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। और आप जानते हैं कि फ्यूचर ऑफ वर्क जो इसकी एक रिपोर्ट थी, कार्य का भविष्य, इसमें पेश किया गया था। कार्य के भविष्य, कार्य के भविष्य को जो है इसमें रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था।
जो बीबी गिरी संस्थान है नोएडा में, उत्तर प्रदेश में। तो ये वर्तमान इसका संदर्भ है। तो मैं बताया आपको कि जैसे कोई भी संगठन है, जब चर्चा होता है तो आप लोगों को क्या करना है कि उसके बारे में थोड़ा बेसिक जान लेना है, वर्तमान जो संदर्भ चलता है थोड़ा सा उसको पढ़ लेना है, इस तरह से चीजों को पढ़ना है। जैसे ये संस्था है तो इसमें जो है सरकार के भी प्रतिनिधि होते हैं, पूंजीपति भी होते हैं, श्रमिक भी होते हैं, इस तरह से सभी प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। और ये जो संस्था है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि यह संस्था जो है विश्व स्तर पर श्रमिक संसद के रूप में कार्य करती है। इस तरह से संगठन पढ़ना हम लोगों को। अब इसमें ध्यान रखना है कि हम लोगों ने आज भी कुछ संगठन पढ़ा, और जो हम लोगों का क्लास में बताया था कि अल्टरनेट डे, एक तरह से मंडे, वेडनेसडे और जो है वह देखा जाए तो फ्राइडे, ये 3 दिन क्लास सप्ताह में चलती है। और ये यूट्यूब पर जो वीडियो आप लोगों को उपलब्ध होता है उसमें कभी कभी थोड़ा सा देरी आ जाता है, कभी 12 बज जाता है, कभी 1 बज जाता है। तो मान के चलिए कि दोपहर में आप लोग को जो है वह वीडियो उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि हम लोग संस्थान में वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, जिसके कारण जो है तकनीकी समस्याएं हैं। और इस जो दूसरी कक्षा अभी हम लोग का ये समाप्त हुआ है, इसके साथ आप लोगों को जो है मैं बताया था कि जो आप लोग YouTube खोलते हैं उसके नीचे जो लिंक होता है उसमें जो है पेपर करके जो लिंक होगा उस पर जाकर आप गूगल से पेपर निकाल सकते हैं। और इस पर भी हमने 10 प्रश्न बनाया है, तो उस 10 प्रश्न को आप लोग सॉल्व करिएगा और फिर उसका उत्तर जो है मैं फ्राइडे को बताऊंगा। धन्यवाद।